देखो, आज हम लोगों की पहली क्लास है अकाउंट्स की। और अकाउंटेंसी के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का कोर्स। और इसके अंदर देखो, हालांकि चैप्टर की मैंने हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स अपन को पढ़ने हैं, है ना। ताकि अपन को ये बात एक रोड मैप तैयार रहे और पता रहे कि हम, हाँ, ये चैप्टर पढ़ना है, ये कंटेंट्स हैं, इस चैप्टर पे अपन चल रहे हैं। तो देखो, अकाउंट्स के अंदर बेसिकली अकाउंट्स के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, सबसे पहले तो अपन उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स की बेसिकली देखो, आपकी क्या 3 बुक्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स की हमारी 3 बुक्स हैं, और तीनों बुक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो है हमारी बुक नंबर 1, बुक नंबर 1 है पूरी पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक। बुक नंबर 1 पूरी पार्टनरशिप के ऊपर है। तो और बुक नंबर 2 के अंदर क्या है, बुक नंबर 2 के अंदर है कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। बुक नंबर 2 के अंदर है कंपनी अकाउंट्स। बुक 2 इज फॉर कंपनी अकाउंट्स। और बुक नंबर 3 का जो नाम है वो क्या है, बुक नंबर 3 बुक नंबर 3 है, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब तीनों बुक्स के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं, अपन उसकी चर्चा करते हैं, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर चालू करना है और क्या पढ़ना है उसके अंदर। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपको पार्टनरशिप की बुक के अंदर जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि आपको जब पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है तो पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंजिंग, मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। थर्ड है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और फिफ्थ चैप्टर इसमें मिलेगा हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अब आती है नाम बुक नंबर 2 की। तो बुक नंबर 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला चैप्टर इसके अंदर मिलेगा आपको, 5th के बाद 6th नंबर लिख लो यहाँ पे, 6th नंबर का चैप्टर होगा यहाँ पर, और इसका नाम होगा इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। और दूसरे चैप्टर का नाम है यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर। 7th नंबर का आ जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। इंट्रो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट जो भी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में आप पढ़ेंगे पूरा, उसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो सारा कंपनीज का के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो इसमें होगा। फिर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कैसे हैं वो इसमें आएंगे आपके।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज कैसे बनाने हैं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फिर आ जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा आपका 10th नंबर का कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इलेवेंथ नंबर का आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आएगा 12th नंबर का रेशियो एनालिसिस, और फिर आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस 13 चैप्टर हैं आपके ओवरऑल आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे अकाउंटेंसी के अंदर। अब मैं अगर बात करूं तो देखो, ये है बुक 1, ये बुक 2 और बुक 3। बेसिकली आप कोई सी भी बुक कर सकते हैं रेफर, चाहें तो अपना, अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो आप अपनी रेफरेंस बुक में चाहें तो डीके गोयल यूज करें या फिर टीएस ग्रेवाल करें। बेसिकली कोई सी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेस्टिव दोनों में से कोई सी भी बुक है, कोई सी भी कर सकते हो। हम जो चालू करने जाएंगे सबसे पहले पार्टनरशिप करेंगे, और पार्टनरशिप के अंदर भी सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो हमने हेडिंग डाल दी। अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी बातों का डिस्कशन करने से पहले देखो, इसकी थोड़ी सी अपन क्या काम करेंगे, थ्योरेटिकल बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो पार्टनरशिप का, सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, ठीक है। पहले तो इसको आप हाईलाइट कर दे, अंडरलाइन कर ले। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप क्यों आई, क्यों हमने पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, जो पहले हमारे जो अकाउंट्स थे वो डिफरेंट क्यों है पार्टनरशिप से, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इन सारी बातों को देखो समझने के लिए हमें क्या चीज समझनी जरूरी है, हमें समझना जरूरी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझना जरूरी है। हो सकता है कि मेरी पहली जो क्लास है, पहली क्या इवन 1 या 2 क्लासेस मेरी हो सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट में निकल जाए, क्योंकि जब तक हम पार्टनरशिप की पूरी थ्योरेटिकल बातों को नहीं समझेंगे, इसके प्रैक्टिकल बातें हमको समझ में नहीं आएंगी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब हम इसकी थ्योरेटिकल बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले पूरा थ्योरी को समझेंगे कि ये है क्या, फिर उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने जो पढ़ी थी वो बेसिकली 3 तरीके की होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। ये अपन ने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ा था क्लास 11th में, लेकिन अब हमको इसके बारे में, इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में समझना है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में देखो आप लोगों को पढ़ाया था। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अपन ने क्या चीज पढ़ी थी, 3 तरीके के हमारे बिजनेस होते हैं। एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक अकेला आदमी काम करता है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है, कम से कम दो लोग मिलकर काम करते हैं, और कंपनी का कंसेप्ट तो अलग ही होता है। हालांकि आप लोगों के कोर्स के अंदर पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है। तो देखो अगर मैं बात करूं, फिर भी आप लोगों को पुरानी बातों का याद दिलाऊं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैं बात करता हूं कि इसमें मैंने बताया था जो प्रोप्राइटर होता है वो अकेला आदमी होता है। अकेला आदमी अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। मान लो इस प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और 10 लाख रुपए लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। कल को मान लो अगर इसका बिजनेस डूब जाता है, कल को इसका बिजनेस डूब गया तो इसके लंबे लंबे आंसू बहेंगे, रोएगा ये, है ना। तो बिजनेस डूब जाएगा तो पूरे का पूरा रिस्क को बेयर करने वाला ये अकेला पर्सन होगा। बिजनेस को डूबने के रिस्क को बेयर करने वाला ये अकेला पर्सन होगा। लेकिन पार्टनरशिप में देखा जाए तो एक बेनिफिट होता है,
किस चीज का बेनिफिट होता है कि कल को मान लो अगर बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो 10 लाख रुपए लगा के मान के चलिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो 5 लाख रुपीज ये पर्सन लगाएगा और 5 लाख रुपीज ये पर्सन लगाएगा। कल को मान लो अगर बिजनेस डूब भी जाता है, ठीक है, तो दोनों के अंदर रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों के अंदर रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। कल को मान लो बिजनेस डूब भी गया तो आंसू तो बहेंगे, लेकिन इतने लंबे आंसू नहीं बहेंगे जितने उसके बहे थे। क्यों? क्योंकि यहां पर दुख बांटने वाला कोई है। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप से जब अपन पार्टनरशिप के कंसेप्ट के ऊपर आए तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट बच्चों क्यों बेहतर है? वो बेहतर इसलिए क्योंकि यहां पर रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कैपिटल जो लगा रहे हैं, कल को बिजनेस डूब जाता है तो वो जो कैपिटल अगर डूब गई तो वो आपस में 5-5 लाख रुपए डूबेंगे, लेकिन यहां पर जो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा था, अकेला रिस्क को बेयर कर रहा था, तो पूरे का पूरा 10 लाख रुपए तो यही इसी के डूब रहे थे, अकेले पर्सन के। तो देखो यहां पर इस चीज का बेनिफिट है कि रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि देखो किसी चीज में कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ लॉसेस भी होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ये प्रॉफिट कमा रहा था, मान के चलिए 6,000 रुपीज का, तो सारे का सारा 6,000 रुपीज का ये 6,000 या 60,000 वट एवर जो भी ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट को ये अकेला ही एंजॉय कर रहा है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर मान के चलिए अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टनर्स के बीच में होगा, यानी 30,000 एक पार्टनर लेगा और 30,000 दूसरा पार्टनर लेगा। यानी यहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तरीके का ड्रॉबैक है, तो लेकिन रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का फायदा भी है। तो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई कमी होती है, तभी तो हम दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर स्विच करते हैं। तो हम पार्टनरशिप में क्यों स्विच किया? क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक दूसरे की सजेशन ले लेते हैं। यहां पे कोई सजेशन देने वाला नहीं है, यहां पर रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। वो एक अलग बात है कि प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको सिखा रहा हूं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीख चुके हैं। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि जो कैपिटल है हमारी, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हर जो फॉर्म ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदे, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या चीज सीखनी है? पार्टनरशिप के अकाउंट सीखने हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में पार्टनरशिप के अकाउंटिंग भी है। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या चीज सीखी थी? मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा था कि कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप 11th क्लास में सीख कर आए हो, क्या सीख कर आए हो कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, P&L अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है ना। तो वही सब चीजें पार्टनरशिप के अंदर भी सीखनी है। अब आपका मन बोलेगा कि सर क्या पार्टनरशिप के ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, P&L अकाउंट अलग होता है? मैंने कहा नहीं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के साथ और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो बनते हैं इसके अंदर। तो वही चीज अपन को अब सीखनी है कि कौन कौन से अकाउंट ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के साथ साथ यहां पर हमें बनाने होंगे। तो चलो हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से अकाउंट हैं जो बनाने हैं अपन को, तो वो अपन सीखेंगे। तो लिखो यहां पर इन दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसके अंदर? तो देखो पहला बनेगा इसके अंदर हमारा क्या? पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर, मैंने कहा बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम सुना सुना सा लग रहा है। सर ये वही चीज है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पढ़ा था अपने 11th क्लास के अंदर, क्या ये वही चीज है? मैंने कहा हाँ बच्चों, काफी हद तक वही है, उसी का ही कजन ब्रदर है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप बोलोगे सर कैसा? मैं आपको सब बताता हूं। तो अब आपके मन में एक विचार यही उठेगा कि सर 11th क्लास ही अच्छी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को मिलता था, सर से ज्यादा तक टिपिकल है ये। मैंने कहा नहीं बच्चों, टिपिकल नहीं है, उससे ज्यादा ही आसान है, बहुत ईजी लगेगा आपको। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये किस तरीके से उससे सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, आपको एक बार के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बनवाता हूं। आप देखो इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर ये क्यों सिमिलर है P&L अकाउंट से, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो चलो आओ देखते हैं। तो चलो बच्चों देखो, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ ऊपर आप हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखना ये है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलो अपन एक एक करके लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो बताता हूँ चलो आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग लिखो यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे अपन। और ए पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जैसे दो पार्टनर है मान के चलो, ठीक है। तो ए पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, बी पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो अपन को इस तरीके से यहाँ पे दिखाना होगा। आपने ए पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बी पार्टनर को कितना दिया, ठीक है। उसी तरीके से फिर अगर हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो सैलरी के केस के अंदर भी क्या काम करना पड़ेगा कि हमने ए पार्टनर को सैलरी कितनी दी है, बी पार्टनर को सैलरी कितनी दी है। अगर दो पार्टनर हैं तो आप ए पार्टनर को कितनी सैलरी दे रहे हो, बी पार्टनर को कितनी सैलरी दे रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्टनर को अगर हम कमीशन देंगे तो टू पार्टनर कमीशन, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, अगर ए पार्टनर को कमीशन आपने कितनी दी है और बी पार्टनर को कमीशन हमने कितनी दी है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी आप पार्टनर को दोगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट बीडी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। अब ये नेट प्रॉफिट बीडी क्या चीज़ है, ये सारी बातें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेट प्रॉफिट बीडी क्या है ये, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अच्छा अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करते हैं हम पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या काम करते हैं हम पार्टनर को, क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली इसका फॉर्मेट। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका टोटल हो जाएगा। मतलब आप सबसे पहले इसका क्या काम करेंगे, ये जैसे निकाल दिया ना आपने, अब डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर करके इसका क्या आ जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर से हम इसका क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी नेट प्रॉफिट है, नीचे भी नेट प्रॉफिट है, क्या चीज़ है। मैंने कहा देखो बेटा ऊपर तो है नेट प्रॉफिट बीडी और नीचे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट सीडी। ए का कितना आएगा और बी का कितना आएगा वो अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए जैसे अब आप देखो ए और बी की जो अपनी सैलरी का टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा ए और बी की सैलरी का टोटल, है ना। ऐसे ही पार्टनर कमीशन का जो टोटल है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नेट प्रॉफिट का जो टोटल है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल का टोटल यहाँ लिख देंगे अपन। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का टोटल आ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टोटल आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आपने देखा कि हमने
ये देखो यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो देखो मैंने आपको तैयार कर दिया और आपके सामने रख दिया कि ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपके मन में एक विचार जरूर उठ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो है पीएनएल अकाउंट भी तो बनाते थे, उससे कैसे डिफरेंट है ये? जो हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे उससे डिफरेंट कैसे है ये? तो मैंने कहा देखो बच्चों, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो पीएनएल अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखते थे, अब अपन उसकी बात करते हैं। ये देखो, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो कुछ पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट भी कुछ इस तरीके का हुआ करता था। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। ठीक है, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेता हूं जिससे आपको पता रहे। ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया, फॉर्मेट बनाया। इसके अंदर डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेज लिखते थे, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जितनी भी फैक्ट्री से लिंकअप जितनी भी चीजें होती थी, प्रोडक्शन से लिंकअप जितनी भी चीजें होती थी, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जितने भी फायदे होंगे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाया करता था और वो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हमारा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और फिर यहां से आपका पीएनएल अकाउंट चालू जाता था। बोला जाता था हमें कि जो भी ऑफिस से संबंधित चीजें हो, जो ऑफिस से लिंकअप चीजें हो, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो सारे हमारे पीएनएल अकाउंट में आएंगे और पीएनएल अकाउंट में आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाया करता था, नेट प्रॉफिट सीडी। तो अगर आपको पुरानी बातों का याद दिलाऊं तो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पीएनएल अकाउंट क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सटेंड किया तो क्या बन गया? ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सटेंड करके पीएनएल अकाउंट बन गया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बीडी में ट्रांसफर हुआ। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अब पीएनएल अकाउंट को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, पीएनएल अकाउंट को अगर मैं और एक्सटेंड कर देता हूं आगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब आप बोलोगे कि सर अच्छा, तो मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ये पीएनएल अकाउंट भी बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा? मैंने कहा हाँ सर, क्या पार्टनरशिप के अंदर ये पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है? मैंने कहा हाँ, पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन बेसिकली आपका क्वेश्चन का जो फोकस है वो ज्यादा किसके ऊपर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर रहेगा। ये याद रखना कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट सीडी होता है, जो नेट प्रॉफिट सीडी होता है वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से, बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से। तो आपके मन में विचार उठेगा, अच्छा तो ये बात ठीक है सर। मैंने कहा तभी आपने ऊपर जो बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिखा वो इसलिए लिखा था क्या वो पीएनएल अकाउंट का ही नेट प्रॉफिट सीडी जो है वो बीडी में ट्रांसफर हुआ है? मैंने कहा हाँ, वो पीएनएल अकाउंट का ही नेट प्रॉफिट सीडी जो है वो बीडी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है सर, हम आपकी ये बात तो समझ गए, लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? सर ये जो भी आपने क्राइटेरिया बताया कि फैक्ट्री से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो हम कहां पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं सर हम वो दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किससे संबंधित चीजों को दिखाया जाता है? मैंने कहा बच्चों यहां हम दिखाते हैं पार्टनर से संबंधित चीजों को। जो भी पार्टनर को आप दोगे ना, पार्टनर्स के एक्सपेंस जितने भी होंगे, जैसे अपन ने पार्टनर को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ जाएगा, आप पार्टनर को दे रहे हो सैलरी तो आ जाएगा, अगर आप पार्टनर को दे रहे हो कमीशन तो आ जाएगा। देखो ये रहा, यहां देखो मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, मैंने क्या चीजें लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, देख रहे हो आप डेबिट साइड में। तो ये पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना तो ही डेबिट साइड में लिखेंगे। मैंने पार्टनर को सैलरी दूंगा तभी मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, मैं पार्टनर को कमीशन दूंगा मैं तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा। अगर मैं पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा तभी मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। लेकिन मान लो अगर सैलरी मैंने पार्टनर को ना देके एम्प्लॉय को दी होती तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, वो किस में आती? वो आती सेपरेट पीएनएल अकाउंट। अच्छा, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एम्प्लॉय की सैलरी दे रखी होगी तो हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, और अगर हमें पार्टनर की सैलरी दे रखी होगी तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। मैंने कहा एग्जैक्टली यही काम करना होगा आपको। आपको चेक करना होगा कि क्वेश्चन के अंदर सैलरी किस चीज की दे रखी है। आपको अगर खर्चा पार्टनर का दे रखा है तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, अगर खर्चा आपको बिजनेस का ऑफिस का है तो आप पीएनएल अकाउंट बनाओ। सर एक एग्जांपल और दो।
मैंने कहा मान के चलो कमीशन के ऊपर, अगर कमीशन पार्टनर को है तब तो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मान लो अगर कमीशन मैनेजर को है, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर, तो ऐसे केस के अंदर आप कहां दिखाओगे मैनेजर कमीशन को? सेपरेट पीएनएल अकाउंट में। तो सर इसका मतलब पीएनएल अकाउंट सेपरेट बनाने को भी आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सर ये सारे पॉइंट आप लिखवा दो तो ठीक रहेगा सर, हम भूल जाएंगे। मैंने कहा एक एक पॉइंट बच्चों लिखवा दूंगा, आपको एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा अच्छे तरीके से। तो ठीक है सर, फिर लिखवा ही दो। तो मैंने कहा लिखो, फिर यहां नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखना स्टार्ट करो यहां पर। ठीक है, चलो यहां से लिखते हैं। लिखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। लिखो यहां पर पॉइंट नंबर 1, it is to be noted that all those items which are related to partners, all those item बोलो या expense बोलो which are related to partners will be recorded in profit and loss appropriation account। ठीक है, all those items which are related to partners will be recorded in profit and loss appropriation account। ठीक है, आगे लिखें। आगे लिखें यहां पे all those items which are not related to partner will not be recorded in profit and loss appropriation account। It will be recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिए? दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब लिखो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, अब लिखें आप इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, जैसे मैंने अभी आपको मैनेजर कमीशन के बारे में लिखवाया है ना, तो पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन के बारे में तो लिख लो। इफ पार्टनर्स कमीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, इफ पार्टनर्स कमीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, it will be recorded in profit and loss appropriation account।
बिकॉज इट इज गिवन टू पार्टनर. But if manager commission is given in the question, it will be recorded in profit and loss appropriation account. It will be recorded in profit and loss account, not profit and loss appropriation account. Because manager is not a partner. ठीक है. तो चलिए इस बात को एक बार फिर से रीड आउट करके हाईलाइट भी कर लेते हैं. तो मैंने क्या बात लिखवाई आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड के अंदर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल दोज आइटम विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, ऐसे जो भी आइटम्स हैं जो पार्टनर से रिलेशन रखते हैं, विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इनको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. And all those items which are not related to partner, ठीक है, will not be recorded in the profit and loss appropriation account. It will be recorded in profit and loss account. जैसे कि पार्टनर कमीशन अगर आ जाता है is given in the question, it will be recorded in profit and loss appropriation account, क्योंकि वो पार्टनर को देने. अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन होता है, if manager commission is given in the question, it will be recorded in profit and loss account. क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाएंगे, बिकॉज मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना है.